प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 12वीं हिंदी विषय के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वे सभी विद्यार्थी जो हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं, एक प्रकार से एक ही वीडियो में हम आपको पूरी हिंदी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी, खालिस्तान, एक शब्द वाले प्रश्न, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, पूरे हम आपको 4 सेट में बताएंगे। और ये चारों सेट में बताए हुए प्रश्न कई बार परीक्षा में आ चुके हैं, तो इन प्रश्नों को एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और अभ्यास कर लीजिएगा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर देखिएगा, उपयोगी वीडियो उपलब्ध हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी उपयोगी वीडियो मिल सके। तो चलिए पहले देखते हैं सेट क्रमांक ए और उसमें देखते हैं सही विकल्प। तो आप देखिएगा, मिलाते भी जाइएगा आप अपना, है ना। देखिएगा यहाँ पर जैसे लिखा है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या आ जाएगा? इसका उत्तर आ गया शोक, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिएगा दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, तो कहाँ ले गया? इसमें 4 विकल्प ये दिए गए हैं, तो इसका उत्तर आएगा दत्ता जी राव के यहाँ, ठीक है। फिर तीसरा देखिएगा, इसमें सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ शब्द अलंकार होता है, क्योंकि शब्द से शोभा बढ़ रही, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि किसका भार लिए फिरता है? तो इसमें आ जाएगा जगजीवन का, है ना। इसका उत्तर आ जाएगा जगजीवन का। फिर देखिएगा किसंदा का असली नाम क्या है? तो इसका है कृष्णानंद, ठीक है। फिर छठवा है भगत जी क्या बेचते थे? तो भगत जी चूरन बेचते थे, ठीक है। 7 नंबर का इसका उत्तर है, ठीक है। तो ये हो गए आपके सही विकल्प। इसके बाद देखते हैं सेट ए के रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में खाली स्थान भरने में पहला है कि अलंकार से काव्य की क्या बढ़ती है? तो सुंदरता बढ़ती है, इसमें उत्तर आएगा सुंदरता। फिर है जिन शब्दों में मात्राएं गिनी जाती हैं उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, ना। मात्रिक छंद आएगा इसमें, ठीक है। फिर नभ का अर्थ क्या है? तो नभ का अर्थ गगन, आकाश, ठीक है ये। फिर यशोधरा बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज कौन सा मंदिर? तो बिरला मंदिर आएगा, ठीक है। बिरला मंदिर जाने की नीति अपनाई। फिर भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है ना। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? तो इसमें आ जाएगा ये लक्ष्मण, ठीक है। फिर इसमें देखिएगा खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है, तो कागज के पन्ने से की गई है, ठीक है। इसका उत्तर ये आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपन ये यहाँ पर सत्य असत्य, ठीक है। तो सत्य असत्य में यहाँ देखिएगा पहला है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ समान है, तो नहीं भाई, अलग अलग हैं। असत्य कथन। फिर विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके अलग अलग होते हैं, हाँ, सत्य कथन। फिर वर्ण, मात्रा, यति, चरण, तुक एवं गण छंद के अंग होते हैं, कथन सत्य है। फिर इसके बाद है कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया, हाँ सत्य है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है, ये तो ही कथन सत्य है, ठीक है। फिर इसमें है सौंदल गेरकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, तो ये भी कथन सत्य है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा सही जोड़ी, तो यहाँ पर खंड आ है, यहाँ खंड बा है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। पहले में आ जाएगा अंगा नंबर का, ठीक है। इसमें ये देखिएगा मुद्रित माध्यम, तो अखबार पत्रिका कहलाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर इसमें आया दीपदान, तो दीपदान एकांकी कहलाता है, का नंबर का आएगा। तो इसमें आप देख लीजिएगा ये सब लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर में पहला लिखा हुआ है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को। और फिर वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने दृष्टि से किया जाता है? तो 2 दृष्टिकोण से, एक पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना थी? तो जयशंकर प्रसाद की, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। फिर मिश्रित वाक्य का एक उदाहरण दीजिए, तो कुछ भी दे सकते हैं। इसमें उदाहरण लिखा है जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, तो 2 वाक्य है, दोनों को मिश्रित कर दिया गया है। फिर है मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से, ठीक है। फिर इसके बाद है छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने किस खेत की बात की है? तो कागज पन्ने के रूपी खेत की बात की है, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। फिर इसमें लिखा कवि ने स्लेट पर
क्या मलने की बात कही है, तो लाल खड़िया चाक है ना, ये मलने की बात की है। फिर इसके बाद 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखिएगा, इनके उत्तर भी लिखे हुए हैं, आप इनको रोक करके पढ़ सकते हैं। पहला जैसे इसमें लिखा है पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है, ठीक है, तो इसका ये आंसर हुआ, आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर इसके अथवा में मतलब ये देखिएगा, उषा कविता में गांव की शोभा कैसे बताई गई है, ठीक है, तो इसका ये आंसर है, इसमें देख लीजिएगा। फिर इसके बाद 2 नंबर का ही प्रश्न है भक्ति काल के ऊपर, है ना, भक्ति काल की प्रमुख काव्य धाराओं के नाम लिखिए। तो भक्ति काल की काव्य धाराओं के नाम लिखना है, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, और इनके कवियों के भी नाम लिखना है ना, कृष्ण मार्गी शाखा, निर्गुण में आ जाएगा प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी शाखा, ये सब भक्ति काल की शाखाएं हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा ये प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं, तो ये प्रश्न आप पढ़ सकते हैं, है ना। एक नज़र पूरा देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं तो उन कोई बात नहीं, और जो नहीं बन पा रहे हैं या नए दिख रहे हैं आपको, उनको अवश्य पढ़ लेना है ना। फिर देखिएगा संदेह अलंकार की परिभाषा, ठीक है, और उदाहरण सहित। फिर इसके बाद देखिएगा विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण, है ना, तो इसका ये उदाहरण दिया हुआ है, या अनुरागी। माधुर्य गुण की परिभाषा दी गई है और इसका उदाहरण माधुर्य गुण, है ना। फिर ओज गुण की परिभाषा, ओज गुण की परिभाषा और ये उदाहरण हो गया। फिर इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखिएगा, ये भक्तिन पाठ से लिया गया, भक्तिन पाठ के आधार पर भक्तिन की स्वभाव की विशेषताएं बताइए। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक से एक क्वेश्चन है ना सभी। फिर इसके बाद देखिएगा बाजार का जादू, चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या प्रभाव, क्या क्या असर पड़ता है, ठीक है, तो इसका उत्तर ये हो गया। फिर इसके बाद नाटक और एकांकी में अंतर आपसे बनता ही होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। स्मरण और रेखा चित्र में अंतर ये दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो व्याकरण खंड से कहने का मतलब है कि वाक्यों को परिवर्तित करना, यानी जैसा निर्देश दिया है उसके अनुसार बदलना। जैसे इसमें लिखा है पहला, राधिका मुझे पानी पीना है, तो इसको आज्ञावाचक में बदलना है ना, तो क्या बन जाएगा, राधिका मेरे लिए पानी लाओ, ऐसा कुछ बनाएंगे तो आज्ञावाचक बन जाएगा, ठीक है। तो ये मोहन गीत गाता है, इसको प्रश्नवाचक, तो क्या मोहन गीत गाता है, तो ये प्रश्न है, ठीक है ना, ये इनके पूरे ये प्रश्न है यहाँ तक 6वां तक, ठीक है। और इनके उत्तर क्रमशः यहाँ पर ये देख लीजिएगा, आप पहले प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर उत्तर देख लीजिएगा। फिर इसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए भी आता है। जैसे इसमें पहला लिखा ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो ईश्वर के अनेकों नाम हैं, तो इसमें अनेक नाम आएगा, है ना, क्योंकि इसका अपन बहुवचन अनेक का बहुवचन नहीं बनाते, अनेक तो खुद बहुवचन है, ठीक है। तो फिर वह भाग्यवान स्त्री है ना, तो इसका आ जाएगा भाग्यवान नहीं बोलेंगे, स्त्री के लिए भाग्यवती बोलेंगे, भाग्यवती स्त्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाक्य अशुद्ध हैं, इनको शुद्ध करके आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजभाषा किसे कहते हैं, किसी एक राजभाषा का नाम बताइए। तो राजभाषा में हिंदी, महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश में हिंदी और महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है, ये राजभाषा के उदाहरण है ना। जिस भाषा में सरकारी काम काज होता है उसे राजभाषा या प्रादेशिक भाषा कहते हैं। राजभाषा की विशेषताएं, तो ये विशेषताएं राजभाषा की विशेषताएं दी गई हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा यशोधरा बाबू के व्यक्तित्व की चरित्र की विशेषताएं बताइए, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद है कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया, तो इसका उत्तर ये पूरा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है जनसंचार के 4 कोई माध्यम लिखिए। तो समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, है ना। तो ये जो रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, समाचार पत्र प्रिंट मीडिया है। फिर इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट पत्रिकारिता क्या है, तो इसके बारे में आप ये लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये साहित्यिक परिचय में, तो साहित्यिक परिचय में यहाँ देखिएगा गोस्वामी तुलसीदास जी का परिचय इम्पोर्टेंट है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, तो ये तुलसीदास जी का आप तैयार कर लीजिएगा। भाव पक्ष, कला पक्ष बहुत सरल शब्दों में इसमें बताया गया है और छोटे छोटे शब्दों में, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, वीडियो को रोक करके। फिर इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, इनकी रचनाएं और इनका भाव पक्ष, कला पक्ष, ये कला पक्ष हो गया, और साहित्य में स्थान, साहित्य में स्थान हो गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद है इसमें ये जो
जैनेन्द्र कुमार अथवा फणीश्वर नाथ रेणु, इनका परिचय भी आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा जैनेन्द्र कुमार का यहाँ पर रचनाएं, यहाँ पर साहित्यिक विशेषताएं और फिर साहित्यिक विशेषताएं हो गई ये, ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं। और इसके बाद आपको लिख देना है यहाँ पर साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान कुछ इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब इसके बाद देखते हैं अगला जो फणीश्वर नाथ रेणु, तो इसमें रचनाएं ये हो गई इनकी रचनाएं। फिर साहित्यिक विशेषताएं आप इनको लिख दीजिएगा इस टाइप से, ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं हो गई और ये साहित्यिक विशेषताएं हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर देखना है ये साहित्यिक विशेषताएं, इनको आप थोड़ी से छोटा भी कर सकते हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसको पढ़ करके। फिर साहित्य में स्थान लिख दीजिएगा, साहित्य में स्थान कि क्या उनका योगदान था, क्या उनका स्थान था। इसके बाद आता है पल्लवन करने के लिए, जैसे लिखा है बैर क्रोध का आचार्य मुरब्बा है। तो एक सेंटेंस दिया है, इसका आपको पल्लवन करना है, यानी एक प्रकार से इसका भाव लिख करके इसका डिटेल करना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका आप उत्तर यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से इसका पूरा ही आंसर हो गया। फिर इसमें ये जैसे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस पर अनुच्छेद लिखिए, यानी ये भी एक प्रकार से पल्लवन की श्रेणी में आता है। इसका डिटेल आपको करना है, इस टाइप से इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये लिख सकते हैं, ये भाव पल्लवन कहलाता है। कम से कम 100 शब्दों में तो लिख देना चाहिए इसको, है ना। 3 नंबर का क्वेश्चन भी होता है ये। फिर यहाँ पर देखिएगा गद्यांश को पढ़िए और पढ़ करके उत्तर लिखिए। यहाँ मातृभाषा के ऊपर ये गद्यांश दिया गया है, वैसे ये कहीं से भी आ सकता है ना। तो इसकी आप और भी अभ्यास कर लीजिए। तो इसमें से जो गद्यांश आपने देखा उससे रिलेटेड इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मातृभाषा उपयुक्त गद्यांश का पहले तो शीर्षक ही पूछ लेता है, ठीक है। और फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसने ये पूछा, मातृभाषा मुख्यतः बच्चों में कौन कौन से विकास में सहायक होती है। तो मातृभाषा इसका शीर्षक ही हो जाएगा, मातृभाषा हिंदी, है ना। तो इसके आप ये देख लीजिएगा इस टाइप से, ठीक है। अब इसके बाद जो काव्यांश आते हैं ना, काव्यांश, तो काव्यांश में यहाँ पर देखिए ये जो दिया है, आ रही हिमालय से पुकार, तो इस टाइप से पूरी कविता दी गई है। अभी तो आपको इस पद्यांश का शीर्षक लिखना है आपको, ठीक है ना, शीर्षक लिखना है और इसमें ये उदधि का अर्थ लिखना है। उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है, तो भाई शीर्षक में आ जाएगा वीरों का कैसा हो बसंत, और फिर समुद्र सागर इसमें आ जाएगा यहाँ पर अर्थ उदधि का, और जो रस है वो वीर रस है। फिर इसके बाद है काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना। तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना में ये यहाँ पर देखिएगा, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, ये वाला पाठ, ठीक है। ये आपके आरोह भाग 2 से संकलित है, आत्म परिचय से लिया गया पाठ से, हरिवंश राय जी इसके लेखक हैं। तो इसका ये पहले प्रसंग लिखी जाती है, प्रसंग के बाद फिर यहाँ पर देखिएगा ये व्याख्या आपको इस प्रकार से करना होता है ना। यहाँ तक है, आप आगे भी इसकी व्याख्या फिर यहाँ पर देख लीजिएगा ये, है ना। और जो आपको तैयार है बनते हैं आपसे तो कोई बात नहीं, जो आपने नहीं पढ़ा है तो वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। फिर दूसरा ये है ना, छोटा खेत वाला, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का पन्ना वाले पाठ से कविता से लिया गया है ना। तो यहाँ पर ये देखिएगा, आरोह भाग 2 में छोटा मेरा खेत, है ना। ये देखिएगा, ये पूरे इसकी व्याख्या वगैरह दी गई है, इसको आप डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये पूरी इसकी व्याख्या हो गई, ठीक है, इसकी व्याख्या हो गई। फिर इसमें काव्य सौंदर्य भी लिखा जाता है अंत में, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य में ये मतलब क्या, इसमें विशेषताएं बताई गई, कौन सा अलंकार, कौन सा रस इत्यादि ये बताया जाता है। फिर इसके बाद है ये, अभी आपने काव्यांश देखा, अब इसमें देखिएगा गद्यांश, है ना। गद्यांश की प्रसंग संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये आपको ये गद्यांश दिया है ना, ये देख लीजिएगा। इसको पढ़ करके फिर संदर्भ लिखना पड़ेगा इसका कि कहाँ से लिया गया है, फिर इसके प्रसंग, है ना, किस प्रसंग को लेकर के बात कही गई है, फिर इसकी व्याख्या आपको कुछ करना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और कुछ इसको अपने शब्दों में भी व्याख्या करी जा सकती है। तो ये व्याख्या हो गई इसकी, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जो विशेषताएं हैं वो चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर दिया गया है इसका अथवा में, ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड हैं, इनको आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, हमने देखे हैं कि
कि ये जो प्रश्न हैं आपके पिछले साल के बोर्ड परीक्षाओं में, सप्लीमेंट्री परीक्षाओं में ये अक्सर करके आए हुए हैं। इसके बाद यहाँ देखिएगा एक आवेदन दिया गया है, ये ध्वनि विस्तारक यंत्र जो प्रतिबंध लगाने के लिए जिलाधीश महोदय को पत्र लिखने के लिए है ना। औपचारिक अनौपचारिक पत्र आते हैं, तो एक ये हो गया, दूसरा ये छोटी बहन के लिए पत्र हो गया, छोटी बहन के हाई स्कूल परीक्षा में प्रथम उत्तीर्ण होने के लिए बधाई पत्र लिखना, ठीक है। तो ये तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, हम उदाहरण के लिए आपको ये बता दिए, ठीक है। इसके बाद फिर कुछ निबंध आते हैं लिखने के लिए 120 शब्दों में, है ना। तो ये इस प्रकार से आप पॉइंट डाल करके लिखिएगा। पहला इसमें साहित्य और समाज, ठीक है, यहीं से देख लीजिएगा, इंटरनेट, महिला सशक्तिकरण और युवा एवं स्वरोजगार। तो यहाँ पर मैं बता दूँ इस टाइप से है ना। अब निबंध तो इतना बड़ा है, पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। और आप इसको वीडियो को यदि ना तैयार हो तो वीडियो को रोक करके आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट वाला निबंध ये इस टाइप से, ये पहले प्रस्तावना, फिर इंटरनेट का आशय, इंटरनेट के लाभ, फिर इसके बाद यहाँ पर अंत में उपसंहार लिख दीजिएगा। फिर इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू में प्रस्तावना लिखना है आपको, है ना। प्रस्तावना के बाद फिर आपको यहाँ से लिख दीजिएगा महिला सशक्तिकरण के लिए मतलब आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता। फिर महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, है ना, कौन अधिनियम बना और महिला सशक्तिकरण से क्या लाभ है, क्या प्रभाव है ना। फिर अंत में उपसंहार लिखिएगा। फिर इसी प्रकार युवा एवं स्वरोजगार पर ये निबंध इस टाइप से आप लिख सकते हैं, प्रस्तावना हुई है। अब यहाँ देखिएगा रोजगार की समस्या, ठीक है, इस टाइप से रोजगार की समस्या, युवा और स्वरोजगार का उद्देश्य। फिर यहाँ पर देखिएगा उपसंहार आखिरी में लिख देना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आपको सेट ए पूरा हल सहित बता दिया। इसके सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चाहते हैं कि सेट बी, सेट सी और सेट डी भी आपको उपलब्ध हो जाएं, तो हम आज ही आपको ये वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। 12th इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट पर देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। आप सफल हों, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।